इसमें जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, दैट इज हाउ द मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड बाय अ करंट कैरिंग वायर। उसके क्या फॉर्मूलाज होंगे, स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट होगा, सर्कुलर कॉइल में कितना होगा, स्प्रिंग में कितना होगा, टॉरॉइड में कितना होगा। सो डिफरेंट मैग्नेटिक कन्फिग्रेशन। फिर हम दोनों चैप्टर्स को मिक्स करना शुरू करेंगे। इसमें, क्योंकि पहले हम सिर्फ लिख रहे थे जैसे कंडक्टर पे फोर्स निकालनी है तो वैसे आई एल क्रॉस बी, तो बी का फॉर्मूला नहीं था, सिर्फ हमने लिया कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो निकाल लेंगे, तो उसको से हमारे को हेल्प मिलेगी कि अगर दो वायर्स हैं पैरेलल तो एक का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे पे कितनी फोर्स लगाएगा हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। एक करंट कैरिंग वायर एक रेक्टेंगुलर लूप के पास पड़ी है तो उस पर टॉर्क कितनी एक्ट करेगी, आई ए क्रॉस बी। अगेन बी नहीं पता था, हम सिर्फ बी लिख देते थे, तो इसमें हम बी निकालेंगे कि डिफरेंट करंट डिस्ट्रीब्यूशन के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। तो इट्स जो पहला कंसेप्ट है दैट इज क्वाइट सिमिलर टू द एक्सपेरिमेंटल लॉ, यू कैन से कूलम्स लॉ के इक्विवेलेंट लॉ गिनते हैं इसको हम, कि अगर मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है आर्बिट्रेरी शेप से, मान लो इसमें करंट फ्लो कर रही है आई, मेरे को इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी भी पॉइंट पी पे, तो मैं इसमें एक स्मॉल करंट एलिमेंट लूंगा। करंट एलिमेंट हम बोलते हैं करंट इनटू लेंथ वेक्टर को, मतलब मैंने यहाँ पे एक छोटा सा लेंथ लिया जिसमें करंट आई फ्लो कर रही है, तो इसको हम बोलेंगे करंट एलिमेंट आइडियल। हमने इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पॉइंट पी पे। रिलेटिव टू करंट एलिमेंट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी इज आर। तो एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड कि ये जो स्मॉल करंट एलिमेंट है इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल। It follows inverse square law, inversely proportional to 1 by r square, and it's directly proportional to sine theta, where theta is this angle between dl and r. Combining all these results, we can say that dB is equals to or proportional to ideal sine theta by r square. Because theta is angle between dl and r, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, चलेगा ऐसे? बिकॉज dl क्रॉस यूनिट वेक्टर r क्या होगा, a क्रॉस b क्या होता था, इसका यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1. तो मैं dl sin थीटा को ऐसे लिख सकता हूं dl क्रॉस r, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, because unit vector is vector divided by its magnitude, because r cap is ये वेक्टर फॉर्म हो गई। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या आता हमेशा, 1/4 SI में एंड विद वैक्यूम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें हमेशा आएगा, मतलब दिस इज फॉर वैक्यूम एंड इन SI म्यू नॉट बाय 4 पाई। उसमें अब साइलेंट नॉट को हम बोलते थे परमिटिविटी, म्यू नॉट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी। परमिटिविटी की डेफिनेशन नहीं पढ़ी थी, परमिएबिलिटी की नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ लोगे। परमिएबिलिटी बेसिकली अलग अलग मटेरियल्स की होती है, जैसे डायमैग्नेट्स की अलग होगी, पैरामैग्नेट्स की अलग होगी, फेरोमैग्नेट्स की अलग होगी, तो वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम सब्सटेंसेस को पढ़ेंगे। बट अभी के लिए यू कैन से इट्स मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, और इस पूरे की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी बिकॉज हर न्यूमेरिकल में यूज होगी। म्यू नॉट बाय 4 पाई की जो वैल्यू होती है दैट इज 10 टू द पावर -7 वेबर एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। सो इसमें
प्रॉब्लम क्या है इस लॉ में, मतलब अगर आप ध्यान से देखो, डीबी किसका मैग्नेटिक फील्ड है? डीबी इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू DL. डीएल, मतलब ये एक छोटे से पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड है। तो कभी भी मेरे को पूरी वायर का निकालना है तो इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, Yes. बिकॉज ये तो छोटे से पार्ट का निकाला। तो दिस इज अ डिसएडवांटेज, मेडिकल वालों को तो खास करके समझ में आएगी, बिकॉज हर डेरिवेशन में इंटीग्रेशन ही करनी है कि आपको इंटीग्रेट करके रिजल्ट निकालना है। बिकॉज ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज फॉर इन्फिनिटेसिमली स्मॉल करंट एलिमेंट। पूरी वायर का निकालना है तो इंटीग्रेट। तो वो 3 डेरिवेशंस हैं, वो सॉर्ट ऑफ समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं तो बोर्ड नंबर नहीं काटता, ऑन सॉल्विंग भी गेट कर देते हैं तो भी नंबर मिल जाते हैं कि फिजिक्स वाला पार्ट अगर आपका ठीक है। इसमें देखो, इसमें कुछ नहीं आ रहा समझ, तो मतलब दीज आर एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स, ये मैं नहीं ऐसे कुछ बता सकता। एक्सपेरिमेंट करके पता चलता है कि अगर हम आइडियल को डबल करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड डबल हो गया, डिस्टेंस डबल किया तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4 हो गई। सो वो तो एक्सपेरिमेंटली निकलेगा। इसका मतलब अगर डीएल और आर पैरेलल है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0. 0। तो इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो ये, जैसे मेरे पास ये करंट कैरिंग वायर है, तो अलोंग द वायर इन सारे पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0 ही आएगी, बिकॉज Yes. मैंने यहाँ पे स्मॉल करंट एलिमेंट जैसे मान लो लिया डीएल, और आर ये वेक्टर हो गया, तो डीएल एंड आर आर पैरेलल, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग द वायर 0 होती है, ऊपर नीचे हर जगह पे निकलेगी, बट इट विल नॉट बी अलोंग द वायर। फिर आइडियल क्या है? आइडियल इज कॉल्ड करंट एलिमेंट। जैसे हम चार्ज को लेते थे ना, स्मॉल चार्ज डी क्यू, वैसे मैग्नेटिक फील्ड में हम लेते हैं स्मॉल करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट मतलब प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड लेंथ, क्योंकि करंट तो स्केलर है, तो करंट पे डायरेक्शन तो मार्क कर नहीं सकते थे, तो हमने साथ में डीएल लेके डीएल पे वेक्टर साइन लगा लिया। सो ये मैग्नेटिक यूनिट का सेकंड चैप्टर है। हाँ, ये सेकेंड पार्ट है, मतलब इट्स कॉल्ड बियोट-सावर्ट्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। बुक में तो शायद एक ही, एनसीईआरटी में तो एक ही चैप्टर होगा, कुछ बुक्स में 2 भी बनाए होते हैं, बट अदरवाइज इट्स नॉट सेपरेट चैप्टर। चैप्टर जो लगा शुरू होता है दैट इज मैग्नेटिज्म, ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स का ही पार्ट है अभी। सो यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम, देन वी विल राइट। So you can write Biot-Savart's law. It is an experimental law. It is an experimental law to find the magnetic field intensity. To find the magnetic field intensity for small current elements. To find the magnetic field intensity for small current elements. Bracket में you can write ideal. यहाँ लिख लो current element is the small length dl and its direction is same as that of current, और उसको हम combine लिख देते हैं ideal and its direction is same as that of current. It was found that the magnetic field intensity for current element ideal magnetic field intensity for current element ideal
magnetic field intensity for current element ideal at a point P whose position vector relative to dl is r is dB such that A part it is directly proportional to ideal it is directly proportional to ideal there is dB proportional to ideal. Second, it follows very well inverse square law that is directly proportional to ideal ऐसे क्या बोला था? ideal. Second is it follows inverse square law. There is dB proportional to 1 by r square. It follows inverse square law. There is dB proportional to 1 by r square. And third is dB proportional to sine theta, where theta is angle between dl and r. Where theta is angle between dl and r. Combining the three results. In vector form. Unit vector is vector divided by its magnitude. इसमें क्योंकि हम CGS यूज नहीं करते तो हम लिखेंगे भी नहीं. जैसे वैक्यूम के लिए होता है पर एयर के लिए भी हम सेम यूज कर लेते हैं. और अगर मीडियम होगा तो म्यू नॉट की जगह क्या आ जाएगा? SI में ही मीडियम, म्यू नॉट की जगह म्यू एम.
और उसको म्यू नॉट म्यू आर भी लिख सकते हो। सर म्यू नॉट की ओरिजिनल मतलब अलग वैल्यू क्या है? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। मेरे से क्यों पूछते हो? मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? अगर म्यू नॉट बाय 4 पाई की बता दी तो म्यू नॉट की तो पता चलेगी अपने आप ही। थोड़ा ऐसा चैप्टर है जैसे म्यू नॉट म्यू एम ये सब पढ़ेंगे हम, बट अगले चैप्टर में जाके पढ़ेंगे। पर हम ये भी नहीं कर सकते थे कि उसको पहले पढ़ा देते, बिकॉज दोनों चैप्टर्स आपस में ऐसे लिंक्ड हैं कि उसको भी पढ़ेंगे तो इसमें इस चैप्टर की चीजें यूज होनी है फोर्थ की, तो इसलिए ऐसे ही पढ़ना पड़ता है इसको। कुछ कुछ टॉपिक आएंगे जो भी हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे कि म्यू एम क्या होता है या म्यू आर की वैल्यू क्या होती है डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए। कि जैसे फेरोमैग्नेट के लिए दिस वैल्यू कैन बी इन थाउजेंड्स, डायमैग्नेटिक के लिए दिस वैल्यू विल बी लेस देन 1। तो अभी इस चैप्टर में यही फॉर्मूला यूज होना है आपकी, ये सब अभी अगले चैप्टर्स में जाके यूज होंगे या आगे कॉम्पिटिटिव में कहीं यूज हो जाएंगे। और डायरेक्शन क्या होगी अगर मैं इसमें डायरेक्शन पूछूं? डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन perpendicular to the plane, परपेंडिकुलर inwards, इनवर्ड्स। बिकॉज डीएल पे हाथ रख के आर की तरफ टर्न, सो परपेंडिकुलर इनवर्ड्स। कि यहाँ पे जो डीबी की डायरेक्शन आएगी दैट वुड बी क्रॉस परपेंडिकुलर इनवर्ड्स। तो यहाँ तक लिख लो, फिर आगे लिख लेते हैं डायरेक्शन भी। डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड कर्ल रूल। Direction is given by right hand curl rule and is always perpendicular to both DL and R. If DL and R are collinear, so DB will be 0. 0. So अगर इसकी डिसएडवांटेज पूछे तो डिसएडवांटेज क्या लिखोगे? तो दिस कैन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर स्मॉल करंट एलिमेंट्स। पूरी वायर का निकालना है तो यू नीड टू इंटीग्रेट। सर कल जो आपने असाइनमेंट भेजी थी वो कौन से लेवल तक की थी? बोर्ड किया वो तो कन्वर्जन वाली ना, हाँ जी सर, गैल्वेनोमीटर बोर्ड किया है वो तो। क्वेश्चन ही सारे प्रदीप के थे, बिकॉज एचसी में वो टॉपिक नहीं था, तो उसके जितने मैंने क्वेश्चन भेजे हैं वो आप देखोगे तो वो प्रदीप की बुक के हैं सारे, और सारे बोर्ड के प्रीवियस ईयर ही है। बोर्ड में प्रदीप की बुक के जितने पीछे क्वेश्चन होते हैं वो जनरली बोर्ड के प्रीवियस ईयर ही होते हैं, तो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस। वो तो इजी थे सर। सर आप एक बार चेक कर दोगे अगर वो सही है? चेक कर दो, आंसर तो थे ना उनके, हाँ जी आ रहे हैं आंसर ठीक? यस हाँ जी यस ठीक है सर, यहाँ सर एक 8th क्वेश्चन में डाउट था क्या? यस सर 8 क्वेश्चन यस सर चेक 8 में क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं कर रहा था। आंसर मैच नहीं करता, देख लूंगा मैं। मेरे को आज इसकी एप्लीकेशन कराने तो, बिकॉज तभी मैं इसका होमवर्क दे सकता हूँ। इस पे तो कोई होमवर्क बनेगा नहीं, स्ट्रेट लाइन का मैग्नेटिक फील्ड निकालने, फिर उसके बाद देखते हैं और कुछ। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर आपने बोला कि सर इसमें डिसएडवांटेज है कि इसमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बट सर अगर कोई मतलब अच्छा फिजिशियन है तो सर उसको तो कर लेगा इंटीग्रेट, तो सर उसके लिए क्या चीज? सर अगर मतलब कोई अच्छा मतलब आदमी है सर हाई लेवल पे, वो तो इंटीग्रेशन कर सकता है मतलब वो मतलब अच्छे लेवल पे तो ये सारी चीजें लगती भी नहीं, ये तो सारे पुराने लॉज हैं। और इसको मतलब हम 11th 12th लेवल पे वो गिनते हैं कि स्मॉल करंट एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड पता चलता है सिर्फ। वायर का मैग्नेटिक फील्ड होता है, किसने डिस्कवर किया था? Christian were arrested. Hands और were arrested. एक्सीडेंटल डिस्कवरी क्यों कहते हैं? कंपास से शायद हुई थी गलती सर से। यस सर
बेसिकली जैसे आपके स्कूल में टीचर्स होते हैं प्रैक्टिकल करा रहे हैं, तो ऑस्टेड वाज डेमोन्स्ट्रेटिंग अ कंसेप्ट कि करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता. दैट वाज द एक्सपेरिमेंट टू बी परफॉर्म्ड इन द क्लास एंड डेमोन्स्ट्रेटेड. अब नॉर्मली जैसे आपकी प्रैक्टिकल फाइल होती है, उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, तो उसमें इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड होती हैं. तो बेसिकली वो क्या करते थे उस टाइम पे, दे यूज्ड टू प्लेस अ कंपास निडल की जैसे वायर है, इसके थोड़ा सा ऊपर वायर के कंपास निडल रखते थे विद इट्स पोल, जो निडल है परपेंडिकुलर टू द वायर, एंड दे शो कि जब इसमें से करंट फ्लो करेगी वो वायर कंपास निडल मूव नहीं करती, अपनी जगह पे ही रहती है, विच शोज कि वायर का मैग्नेटिक फील्ड नहीं है. अब ऑस्टेड को ये पता नहीं था कि इसको परपेंडिकुलर रखना है, तो उसने ऐसी कंपास निडल रख दी, फाउंड कि जैसे ही करंट फ्लो करती है तो वो निडल अपने आप परपेंडिकुलर हो जाती है. तो इसलिए हम कहते हैं कि एक्सीडेंटल डिस्कवरी. ऑस्टेड प्रूफ तो बच्चों को कुछ और कर रहा था अपनी क्लास में कि वायर का मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, प्रूफ कुछ और हो गया कि वायर का मैग्नेटिक फील्ड होता है. अब हमने पहली एप्लीकेशन करनी है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट वायर. पहले लॉन्ग स्ट्रेट वायर करेंगे, फिर इसका स्पेशल केस कर देंगे कि वायर अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग है. तो हम ऐसे लेते हैं कि हमारे पास एक वायर है, हमने इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी भी पॉइंट पी पे. मैं डायरेक्शन ऑफ करंट कुछ भी ले सकता हूँ, वो मेरे पे डिपेंड करता है. जैसे मैंने लिया कि करंट फ्लो कर रही है पी से क्यू, तो बियोसावार्ट्ज लॉ इज कि वो पूरी वायर का एक साथ नहीं निकालता, हमें पहले एक छोटा सा करंट एलिमेंट लेना पड़ेगा. तो मैंने यहाँ पे एक स्मॉल करंट एलिमेंट लिया, आइडियल, और इसका जो पॉइंट पी से डिस्टेंस है दिस इज आर, और ये एंगल थीटा. अगर मैं आपसे पूछूं आइडियल का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा डीबी, तो डीबी विल बी म्यू नॉट बाय 4 पाई यही होगा मैग्नेटिक फील्ड. Yes. अगर मेरे को पूरी वायर का निकालना है तो मेरे को इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बट उसमें एक थोड़ी सी इशू रहेगा. इस पॉइंट पी का वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. इशू रहेगा बिकॉज अगर मैं इस रिलेशन को देखूं, इसमें डीएल वेरिएबल है, अगर मैं आइडियल की पोजीशन चेंज करता हूं तो थीटा सेम रहेगा या बदल जाएगा, बदल जाए. और आर भी बदल जाएगा. जी सर. अगर मैं करंट एलिमेंट इस पॉइंट की जगह किसी और पॉइंट पे लेता हूं तो थीटा भी बदल जाएगा और आर भी बदल जाएगा. मतलब इसमें तीन वेरिएबल्स हो गए, डीएल भी चेंज कर रहा है, थीटा भी चेंज कर रहा है, और आर भी चेंज कर रहा है. हमें जो 12th में इंटीग्रेशन सिखाई जाएगी दैट इज सिंगल वेरिएबल इंटीग्रेशन. मतलब नॉर्मली इंटीग्रेशन होती है कि अगर दो वेरिएबल्स हो हम ऐसे दो इंटीग्रेशन के साइन डाल देते हैं, तीन हो तो तीन इंटीग्रेशन के साइन डाल देते हैं और तीन बार इंटीग्रेट करते हैं. बट अभी हमने जो +1 में सीखनी है +2 में, दैट इज अ सिंगल वेरिएबल इंटीग्रेशन. तो इसको सिंगल वेरिएबल में लिखना पड़ेगा हमें. तो अगर ये एंगल थीटा है एंड लेट दिस एंगल बी फाई, theta plus phi, this will be 90. 90. 90.
तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन थीटा को कॉस फाई, Yes. चलेगा ये? ठीक है। tan फाई किसके इक्वल है? अगर ये डिस्टेंस मान लेते हैं, दिस इज L, तो tan फाई A इज by L. भाई L by A. L by A। L by A. अच्छा, R को अगर मेरे को फाई की टर्म्स में लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? A by cos cos phi phi. नहीं सर ए आर cos phi हो जाएगा cos फाई किसके इक्वल है? A ए by बाय A by R. A by R, तो R इज A by cos phi. A by cos. A by cos phi. A secant फाई, यही बना। R is A secant phi, तो R square is A square secant square phi. Tan phi is L by A. तो L is tan phi is A L by tan A. phi. तो L is A tan phi. DL by D phi is DL is because tan phi की डिफरेंशिएशन secant square phi होती है, तो DL is A secant square phi D phi. तो मैंने क्या किया, मैंने DL को भी phi की टर्म्स में लिख लिया, मैंने R को भी phi की टर्म्स में लिख लिया, और मैंने थीटा को भी phi की टर्म्स में लिख लिया। तो मेरे पास एक ही वेरिएबल बचा phi, बाकी सब तो कांस्टेंट टर्म्स हो गई। अब तो ये जो मैं स्टेप कर रहा हूँ, दीज आर मैथमेटिक्स, फिजिक्स से इसका कुछ लेना देना नहीं है, पर इंटीग्रेशन करनी है तो सिंगल वेरिएबल में चेंज करना था। तो मैंने थीटा को, एल को और आर को, तीनों को फाई की टर्म्स में लिख लिया, सो दैट सिर्फ एक वेरिएबल बचे फाई। अब वायर के दो एंड्स हैं, पी से क्यू तक, अगर ये स्मॉल करंट एलिमेंट यहां पे होता डीएल, तो फाई कितना आता? ये एंगल। और अगर स्मॉल करंट एलिमेंट इधर होता, से इसको कह देते हैं फाई वन, स्मॉल करंट एलिमेंट इधर होता तो दिस शुड बी Phi. फाई टू। तो मैं फाई वन टू फाई टू करूं, माइनस फाई वन से फाई टू करूं, या फाई वन से माइनस फाई टू करूं? लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या लूं? Minus phi 1 to phi 2. कन्वेंशन कौन सी यूज किया आपने? So just direction में ले रहे हैं, सब positive ले रहे हैं, वेक्टर की डायरेक्शन पे। नहीं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए जनरल कन्वेंशन क्या होती है? Clockwise negative. क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो माइनस फाई वन से फाई टू इसको इंटीग्रेट कर देंगे। समझ में आया क्या करना है? मतलब हमने पहले सिंगल वेरिएबल में चेंज करना है, इस इक्वेशन को सिंगल वेरिएबल में चेंज करके इंटीग्रेट करना है। तो इसको पहले यहाँ तक देखो, ये समझ, ये इक्वेशन समझ में आई, फिर इसको मैं लिखता हूँ आगे। जी सर इधर इंटीग्रेशन लिमिट समझा दो, नहीं आया। पहले इसके ऊपर डायग्राम बना लो, पहले मैं थोड़ी सी स्टोरी लिखाता हूँ, फिर आते हैं एंड तक। सो कैन राइट, डायग्राम बना लो फिर लिखते हैं। इसके ऊपर एचसी में होएगा मेरे ख्याल से 15-20 क्वेश्चन होंगे इस एक एप्लीकेशन के ऊपर ही।
So you can write, consider a long straight wire PQ carrying current from P to Q as shown in figure. Carrying current from P to Q as shown in figure. The magnetic field intensity is to be calculated. The magnetic field intensity is to be calculated at a perpendicular distance A from the wire. Magnetic field intensity is to be calculated at perpendicular distance A from the wire at point P. As shown in the figure. The field intensity due to small current element. The field intensity due to small current element, IDL, is given by. Field intensity due to small current element, IDL, is given by. इसको P1 कर लो because P 2 पॉइंट हो गए, इसको भी P लिख लिया था, इसको भी P. इसको P1 Q1 R1 कर दो. सर स्मॉल करंट एलिमेंट के बाद IDL is given by. In triangle P1 Q1 R1. Number it is 2A. कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ tan phi secant square phi. नॉन मेडिकल वालों ने तो शायद पढ़ लिया हो अब तक, मेडिकल वालों के लिए दिस इक्वेशन इज 2b. cos phi is substitute 2 in 1. IDL, DL is sin theta is cos phi. Into mu naught by 4 pi. So dB comes out to be mu naught I by 4 pi A cos phi d phi. एक ही वेरिएबल बचा phi. अब phi के लिमिट्स, अगर dl इधर है तो phi is minus phi 1 because ये एंगल क्लॉकवाइज है, ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज है. एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव लेते हैं, तो लिमिट्स इज minus phi 1 to phi 2. So total magnetic field intensity. Cos phi की इंटीग्रेशन क्या होती है? minus sin phi. अच्छा, वो Plus sin sin phi. sin phi. बस अकेला sin phi. sin phi. Yes. so mu naught I by 4 pi A cos phi d phi. Limits minus phi 1 to plus phi 2. Even odd function sign. This will be sin phi 2 plus sin phi 1 आ जाएगा ये.
Yes. The sine is odd function. Sin minus phi 1 is minus sin phi 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया. ये फॉर्मूला तो रटना पड़ेगा because it will be used in almost all the applications जो आप स्ट्रेट लाइन की करोगे. अब वापस डायग्राम पे आओ. अगर मैं लेंथ को बढ़ाना शुरू कर दूं, मतलब ये P पॉइंट को इधर स्लाइड करने लग जाऊं, तो phi 1 बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा. सिमिलरली Q को अगर राइट साइड पे और लेंथ को बढ़ाना शुरू कर दूं तो phi 2 बढ़ेगा. अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो phi 1 कितना हो जाएगा, phi 2 कितना हो जाएगा? 90. 90 each. तो मैक्सिमम 90 तक हो जाएगा. So we say for infinitely long wire, phi 1 and phi 2 is 90. For infinitely long wire. तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया फिर? Sin 90 plus sin 90 is 2. So it will be mu naught I by 2 pi a. डायरेक्शन बताना मैग्नेटिक फील्ड की at point P. Inwards, outwards. Outwards. dl cross r. So it's outwards. अगर मैं इस वायर के ऊपर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पूछूं, मतलब आउटसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड, वायर के ऊपर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? या बोर्ड के पीछे बैक साइड पे कितना होगा? सब Direction. बाहर की तरफ राइट. डायरेक्शन राइट लेफ्ट नहीं होगी, अपर डाउनवर्ड होगी. सर डाउनवर्ड. कैसे? इसके लिए दूसरा रूल लेते हैं स्ट्रेट वायर का, मतलब जो राइट हैंड कर्ल रूल है वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. अगर ये मेरे पास करंट कैरिंग वायर है, करंट ऐसे फ्लो कर रही है, थंब को रखो राइट हैंड के करंट की डायरेक्शन में, जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है फिंगर्स टुवर्ड्स दैट पॉइंट. मतलब आपने राइट हैंड कर्ल रूल नहीं लगाना. करंट P से Q फ्लो कर रही है तो राइट हैंड का थंब P से Q. मैग्नेटिक फील्ड निकालना है P पे तो फिंगर्स P की तरफ और फिर फिंगर्स को 90 डिग्री बेंड कर दो. सो मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड्स. अब मेरे को जैसे बाहर निकालना था तो थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स बाहर की तरफ और 90 डिग्री बेंड, मतलब डाउनवर्ड्स. बोर्ड के पीछे निकालना होता तो थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स बोर्ड के बैक साइड की तरफ और फिर 90 डिग्री, तो अपवर्ड्स. बेसिकली अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड देखूं कि कैसे निकलेगा, मेरे पास अगर करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रही है I, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब थंब इनवर्ड्स, फिंगर्स टुवर्ड्स, इधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो फिंगर्स इस तरफ, तो किधर आया मैग्नेटिक फील्ड? अपवर्ड, डाउनवर्ड्स? डाउन. अगर यहां निकालना होता तो राइट. इधर निकालना है तो अपवर्ड्स. तो कंसेप्ट ये है कि आप थंब की डायरेक्शन में रखो और फिंगर्स को कर्ल कर दो. फिंगर्स मेरी क्लॉकवाइज टर्न हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं ऐसे करता हूं तो क्लॉकवाइज. मैग्नेटिक फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप्स क्लॉकवाइज. इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, अब देखो तो वो क्लॉकवाइज आ रहा है. ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई. किसी भी पॉइंट पे निकालना है तो टेंजेंट,
वही अगर करंट फ्लो कर रही है आउटवर्ड्स तो थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अब फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज बेंड होंगी, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। इस पॉइंट पे इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप्स। समझ में आया कि डायरेक्शन कैसे निकालनी है? जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है थंब उस डायरेक्शन में, जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है फिंगर्स उस पॉइंट की तरफ, बेंड द फिंगर्स बाय 90 डिग्री। ये सिंपल केस क्या है कि अगर करंट परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर लूप्स होंगे, और अगर करंट परपेंडिकुलर इनवर्ड्स है तो क्लॉकवाइज सर्कुलर लूप्स होंगे। अब इस पे क्वेश्चन, पहले इसमें देखो, इसमें कुछ नहीं समझ आया तो फिर मैं क्वेश्चंस बताता हूँ कैसे आते हैं। इसमें देख लो कोई डाउट है तो। सर हाँ जी, सर मेडिकल वालों के लिए ये जरूरी होती है ये वाली? ये बोर्ड का आर्टिकल करा रहा हूँ मैं। डेरिवेशंस तो बोर्ड की हैं, डेरिवेशन ही तो मैंने करानी क्यों थी? तो ये सीधा नहीं लिख सकते, मतलब लाइक बिना सीधा मतलब ये सब किए? मतलब जैसे हमने पहले डीएल के लिए निकाला और उसके बाद सीधा देखो, B आप is सिर्फ equal ये to वो स्टेप लिख छोड़ दें। सकते हो, ये वाले स्टेप के बाद सीधा ये लिख सकते हो, तो जहाँ इतना रटोगे ये भी रट लेना। नहीं अगर सीधा ये तो यहाँ तक तो करना ही पड़ेगा, 1 तक। तो उसके बाद बचा ही क्या? फिर ये स्टेप छोड़ सकते हो, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है। सर हाँ जी, एक बार डायरेक्शन दोबारा, डायरेक्शन थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट हैंड का थंब करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उधर पॉइंट करो, और फिर फिंगर्स को 90 डिग्री बेंड कर दो। आपकी फिंगर्स एक ही तरफ ही बेंड हो सकती हैं तो वो डायरेक्शन आ जाएगी। इस डेरिवेशन में, डायरेक्शन में देखो कुछ समझ नहीं आ रहा तो जो आपने सर्कल वाला केस बना रखा है जिसमें क्रॉस तो करंट इनवर्ट्स, ये देखो करंट इनवर्ट्स, तो फिंगर्स क्लॉकवाइज घूम रही है ना मेरी, और इधर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। सो तो तो इनवर्ट्स, राइट हैंड कर्ल रूल और इसमें डिफरेंस क्या हुआ? ये आसान है। प्रैक्टिकली जब इस पे न्यूमेरिकल्स करोगे तो ये आसान लगेगा आपको, उससे राइट हैंड कर्ल रूल से डीएल क्रॉस आर करके मुश्किल लगेगा। आएंगी दोनों से सेम ही डायरेक्शन। अब क्वेश्चन इस पे आते हैं, जैसे आपको मान लो आपको दिया एक करंट डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे, या रेक्टेंगल से शुरू करते हैं। से ये साइड बी, ये साइड एल, करंट फ्लो कर रही है ऐसे इस कॉइल में, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताने की, पी पॉइंट पे। तो अगर मेरे को पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, फर्स्ट थिंग इज ये 4 अलग अलग वायर्स हैं। ए बी का मैग्नेटिक फील्ड पी पे, बी सी का मैग्नेटिक फील्ड पी पे, सी डी का और इसका, और फिर चारों की वेक्टर एडिशन। बट आसान काम यह होता है कि जब हमारे पास क्लोज लूप है और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो चारों के कारण डायरेक्शन सेम ही आएगी, तो आप स्केलर एडिशन ही करते हो। कंसेप्ट है वेक्टर एडिशन का, पर क्योंकि डायरेक्शन सेम है, दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो तो सिंपली ऐड कर देते हैं मैग्नीट्यूड को। मेरे को बताओ ए बी का मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे, तो थंब इन डायरेक्शन ऑफ ए बी, फिंगर्स टुवर्ड्स पी, फिंगर्स को 90 डिग्री बेंड करूं तो कौन सी डायरेक्शन आएगी? इनवर्ड्स आउटवर्ड्स? आउटवर्ड्स। सिमिलरली बीसी को देखो, करंट इन द डायरेक्शन ऑफ बीसी, फिंगर्स टुवर्ड्स पी, आउटवर्ड्स। इसमें भी आउटवर्ड्स ही आई। अगर मैं सीडी को देखता हूं, करंट इन डायरेक्शन ऑफ सीडी, फिंगर्स पी, पी अब नीचे आ गया तो फिंगर्स टुवर्ड्स पी, आउटवर्ड्स। और अगर ये देखेंगे डी टू ए, तो डी टू ए, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ डी टू ए, फिंगर्स टुवर्ड्स पी, तो फिंगर्स हमेशा पी की तरफ ही रखनी है, थंब करंट की डायरेक्शन में आउटवर्ड्स।
चारों के कारण मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स है तो ऐड कर देंगे। अब मेरे को अगर सिर्फ एक साइड का निकालना है, पहले मान लो ए बी का मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी डीए का, मेरे को डीए का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट पी। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, कौन बताएगा? म्यू नॉट आई बाय 4πa sin phi1 प्लस sin phi2। और phi1 phi2 कौन से एंगल थे और ए क्या था? ये परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस था। इसमें ए कितना हो गया फिर? L/2 और phi1 phi2 कितने हो गए? 45 कौन बोला 45? दोबारा सेक्शन में भेज दूंगा मैं। phi1 phi2 45 होंगे? नहीं सर गलती हो गया। अब बताओ फिर जल्दी से। phi1 phi2 कुछ भी हो सकते हैं, रेक्टेंगल में तो कोई रूल नहीं होता। तो अगर मेरे को phi1 phi2 लिखना है तो मैं नहीं लिख सकता, बट मैं sin phi1 और sin phi2 की वैल्यू निकाल सकता हूं। अगर ये एंगल phi1 है, ये phi2 है, ये L/2 है, ये डिस्टेंस B/2 है, तो ये जो डिस्टेंस होगा दिस इज L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाय 2। तो sin phi1 कितना हो गया? B/2 by under root of B अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। yes 2 तो कैंसिल ही हो जाना है। और phi2 भी इतना ही होगा, sin phi2। yes अच्छा, इसके लिए डीए के लिए जो phi1 phi2 की वैल्यू होगी वही बीसी के लिए भी होगी, हाँ जी। यस सर। बट इसके लिए डिफरेंट आएगी ए बी और सी डी के लिए। मतलब डीए का मैग्नेटिक फील्ड और बीसी का मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगा, ए बी का और सी डी का सेम आएगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया? 2AD plus 2B। ट्वाइस द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डीए प्लस ट्वाइस द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बी। इसकी जगह अगर स्क्वायर होता तो phi1 phi2 कितना लेते? अब बताओ, वो अभी किसने बताया था? स्क्वायर होता तो एंगल 45 स्क्वायर के लिए phi1 phi2 45 हो जाती है सर। 45, 45 स्क्वायर के लिए 45, हेक्सागन के लिए लिए 30 एन साइडेड पॉलीगॉन अगर है, सर अगर रेगुलर मेरे पास एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन है तो phi1 phi2 कितना? 360 by n पाई बाय एन। बिकॉज एक साइड जो एंगल सबटेंड करती है दैट इज 2 पाई बाय एन, बट उसका आधा लेना है ना, phi1 प्लस phi2 मिला के एक साइड एंगल सबटेंड कर रही है। सो एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन है तो phi1 और phi2 दोनों की वैल्यू पाई बाय एन। और इनफाइनाइट साइडेड पॉलीगॉन कौन सा होता है? circle तो मैं इसमें आपको एक नॉन मेडिकल वालों को होमवर्क दूंगा। हम एन साइडेड पॉलीगॉन का निकालेंगे और फिर आपको प्रूव करना होगा कि अगर इनफाइनाइट साइडेड पॉलीगॉन है तो मैग्नेटिक फील्ड वही आएगा जो सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो वो सर्कल का करने के बाद करेंगे। नॉन मेडिकल इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज उसमें जो कंसेप्ट लगेगा दैट इज लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। हम एन साइडेड पॉलीगॉन का फॉर्मूला लगा लेंगे, फिर कर देंगे कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो सर्कल का आ जाएगा। तो वो लिमिट से करना है, तो इसलिए मेडिकल वालों को नहीं करना, बट पता होना चाहिए कि इनफाइनाइट साइडेड पॉलीगॉन इज अ सर्कल। ये समझ में आया? पहले देखो। yes क्वेश्चन लिखो, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ rectangular coil of length L and breadth B as shown in figure. Find magnetic field intensity at the center of rectangle of length L and breadth B as shown in figure when current I flows through it.
as shown in figure when current I flows through it. So you can write as shown in the figure. The magnetic field intensity for all four sides as shown in the figure, magnetic field intensity for all four sides at the center of rectangle, is perpendicular to the plane and outwards, Therefore, total magnetic field intensity at the center. Total magnetic field intensity at the center is, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ AB plus BC plus CD plus DA. From symmetry, magnetic field of AB and magnetic field of CD is same, and magnetic field of BC and magnetic field of DA is same. So total magnetic field is twice the magnetic field of AB plus twice the magnetic field of BC. AB का magnetic field कितना? Mu naught I upon देखो यही आ गया AB का मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज AB के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, B/2. वो मैंने यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया, और साइन φ1 डैश और φ2 डैश, φ1 डैश कितना हो जाएगा, दिस साइड इज, A/2. और ये L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाय 2, तो यही बनेगा साइन φ1 प्लस साइन φ2 प्लस ट्वाइस ऑफ, जब BC का लिखना है तो A और B को इंटरचेंज कर दो बस, सॉरी L और B को, यही आया टोटल मैग्नेटिक फील्ड. दिस कैन बी रिटन एज So 2 mu naught I by pi LB into under root of L square plus B square. यही आधा सॉल्व करके देख लेना कुछ मैथमेटिकल गड़बड़ ना हो. Yes. अब मैं यहां से भी स्क्वायर का कर सकता हूँ, अगर स्क्वायर होगा तो L और B इक्वल, स्क्वायर होगा तो L और B इक्वल हो जाएंगे ना, L और B इक्वल हो जाएंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा,
if L and B are equal, तो स्क्वायर के लिए लेंथ एंड ब्रेथ सेम है. I by pi b into L by √2 नहीं क्या upon बताया फॉर्मूला? 2√2 mu naught I by pi a. अगर ये सही म्यू नॉट आई बाय pi a. या पाई भी जो भी. ठीक है. अब अगर मैं वैसे देखता, मान लो मेरे पास स्क्वायर है, तो चारों का मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, चारों साइड्स का. और 5 1 5 2 45. तो मैग्नेटिक फील्ड इज 4 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन साइड. तो मैं अगर एक साइड का मैग्नेटिक फील्ड निकालूं, 5 1 5 2 45 है, तो कितना आएगा? 4 टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई L by 2 sin 45 plus sin 45 is √2. 2 by √2. ये 4 कैंसिल हो गया. सेम आ रहा है. Yes. जी सर. सो एन साइडेड पॉलीगॉन आएगा तो सिर्फ 5 1 5 2 को पाई बाय एन ले लेना. मतलब हेक्सागन आएगा तो पाई बाय 6 ले लेना. ऑक्टागन आ गया तो पाई बाय 8 जो भी आएगा एन साइडेड का. रेगुलर पॉलीगॉन्स का केस है. अगर इसमें एक चीज और प्रूफ करने के लिए आपको आ सकती है और फिर आप उसको एज अ रिजल्ट याद रख सकते हो. अगर मेरे पास यूनिफॉर्म वायर से बना लूप है such that current enters from one side, मान लो ऐसे स्क्वायर ही था, करंट यहां से एंटर की और इधर से बाहर चलेगी. मैग्नेटिक फील्ड एट अ सेंटर विल ऑलवेज बी जीरो. इट कैन बी एनी पाथ. मतलब इसकी जगह अगर करंट ऐसे भी होती कि इधर से आई और यहां से बाहर चलेगी, मैग्नेटिक फील्ड एट अ सेंटर विल बी जीरो. अगर वायर लूप यूनिफॉर्म से बना, उसको प्रूफ करना पड़ेगा आपको. कोई एक एग्जांपल लेके प्रूफ कर देंगे, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, किसी से भी, और फिर उसको एज अ जनरल रिजल्ट याद रख लेंगे. बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस वायर का रेडियस और इस वायर का रेडियस अलग अलग है, फिर नहीं एप्लीकेबल होगा. बट अगर एक ही वायर से हमने ऐसे लूप बनाया तो करंट कहीं से भी एंटर कर गई, कहीं से भी निकल गई. नॉट ओनली दिस, अगर सर्कल भी है जैसे मेरे पास, कि मेरे पास अगर ऐसे भी लूप है, यहां से करंट, इधर से करंट आई इधर से बाहर चलेगी. दिस एंगल कैन बी एनी एंगल. तो यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही आना हमेशा. ठीक है. तो ये वाला पहले समझ के देखना. स्ट्रेट लाइन कितने क्वेश्चन दूं होमवर्क के लिए? थोड़े देना, एग्जाम जा रहे हैं. 7 8 7 8. चलो क्या 7 8 ही दे देते हैं. 7 8 से ज्यादा नहीं देता. सर बोर्ड के लिए है, मतलब जो आप हाँ. भेजोगे. सिंपल क्वेश्चन है. स्ट्रेट लाइन मतलब इसमें तो, इस चैप्टर में तो बोर्ड कंपटीशन में कुछ डिफरेंस ही नहीं है, सब सेम ही चलता है. बल्कि इनफैक्ट वो कन्वर्जन के न्यूमेरिकल आपको लग रहे थे कंपटीशन के, बट वो नॉर्मली आसान न्यूमेरिकल थे. एचसी के पहले 8 कर लो. पेज नंबर 249 से 250. जनरली ये पहले 8 हमेशा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं. डायरेक्शन निकालनी पड़ सकती है, बस सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा. और मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स में इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का, मतलब म्यू नॉट आई बाय 2 पाई है. वैसे इस एप्लीकेशन पे बेस्ड मेरे ख्याल से एचसी में देयर आर 30 न्यूमेरिकल्स लॉन्ग स्ट्रेट वायर के. बट अभी आप पहले 8 कर लो कल के लिए. कल थोड़े से मैं न्यूमेरिकल करा दूंगा, बिकॉज इसमें बल्कि आसान है. बोर्ड में तो मुश्किल आते हैं. इसमें तो सारे सेंटर में पूछे हैं. बोर्ड में तो इस साल ये आया था. ये इस साल का क्वेश्चन है जो बता रहा हूँ. यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना था. इसमें प्रॉब्लम क्या आती है,
ये मतलब 1/4 पार्ट मिसिंग है, बिकॉज इसमें सबकी डायरेक्शन सेम नहीं आएगी। जब ये पॉइंट बाहर चला जाएगा तो ये जितने पार्ट्स हैं, मतलब जैसे इसमें पार्ट्स कितने हो गए, A B C D E F, 1 2 3 4 5 6 वायर्स हैं, सबका मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पे सेम डायरेक्शन में नहीं है, कुछ सेम है, कुछ ऑपोजिट है, कुछ जीरो है। तो सेम वाले ऐड करने, ऑपोजिट वाले सब्ट्रैक्ट करने और फिर P पे मैग्नेटिक फील्ड निकलना था। इस साल बोर्ड में आया था 3 मार्क्स में क्वेश्चन। सो नेक्स्ट टाइम करते हैं, इसके आगे इतना पढ़ के देखो पहले। इस सर, एक बार हाँ जी सर वो बोलो। रेक्टेंगल कर दो। ये जो लास्ट येलो से बनाया है, नहीं सर, वो रेक्टेंगल वाली डायग्राम। रेक्टेंगल वाली डायग्राम चाहिए तो मैं PDF सेंड कर देता हूँ इसकी, अगर चाहिए तो। ठीक है सर, कर देना, कोई बात नहीं, उसमें से मैं PDF सेंड कर देता हूँ। सर इस साल मतलब लास्ट ईयर, राइट? हाँ, मतलब ये जो अभी इस साल तो पेपर ही नहीं हुए, होने भी नहीं मेरे को लगता। अब तो काफी चांस लग रहे हैं कि पेपर नहीं होने। मतलब जिनका बोर्ड एग्जाम से कुछ लेना देना नहीं है, वो गवर्नमेंट को अपील कर रहे हैं कि बोर्ड के पेपर ना लो। सोनू सूद जैसे, सोनू सूद ने क्या करना है बोर्ड एग्जाम्स का, तो क्योंकि वो आजकल थोड़ा सेलिब्रिटी बन गया कोविड में, तो वो भी गवर्नमेंट को कह रहा है कि पेपर ना लो बोर्ड के, बच्चों को कोविड हो जाएगा। सो नेक्स्ट टाइम करते हैं फिर इसके आगे। थैंक यू सर।